आरपीएससी सेकंड यूनिट के अंदर हम लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है मैकेनिक्स का, यांत्रिकी। देखिए यांत्रिकी के अंदर जो डायनेमिक्स का पार्ट है, स्टैटिक्स का पार्ट से जो भी जितना भी है, मैं उसमें से आपके मेन जो पार्ट जो एग्जाम में आने वाले हैं, जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वो ले रहा हूँ। बिल्कुल एक क्विक रिवीजन के तौर पर, ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है समतली बल, यानी मूल रूप से समतली बलों का संयोजन वाला पार्ट, जिससे हमेशा इसने एक या दो क्वेश्चन बनाए हैं। अब क्वेश्चन करने के लिए पहले जरूरी चीजें हमारे पास क्या होनी चाहिए, बहुत बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है, ज्यादा भी नहीं। देखिए समतली बलों का संयोजन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके सबसे पहले आपके एक बल इस दिशा में कोई है P, दूसरा बल आपके इस दिशा में है Q, इनके बीच का कोण है आपके अल्फा, ठीक है, और इनका जो परिणामी है वो R है, और ये R इस P के साथ में थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। अब जैसे ये मिल जाते हैं, एक तरह से बलों का समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं, जिसको अपन पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इसमें आपको दो तीन फॉर्मूले, डेरिवेशन पर आपको नहीं जाना है, इन दोनों का जो परिणामी आएगा, इस परिणामी के लिए आपको एक फॉर्मूला तो याद रखना है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कोस अल्फा। यानी ये तो परिणामी का रिजल्टेंट फोर्स से आर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करोगे। आपके पास सवाल में पी और क्यू किसी न किसी रूप में वो दे देगा, जैसा कि मैं भी एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं। दूसरा आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ये एंगल थीटा क्या होगा, तो इसमें ये टेन थीटा इक्वल टू ये बनेगा क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। ये दो फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने हैं। यहाँ कितनी बार अल्फा और थीटा के बारे में पूछता है क्वेश्चन, जो बनता है या तो अल्फा के बारे में पूछेगा, थीटा के बारे में पूछेगा, या पी और क्यू के बारे में पूछेगा। तो ये आपको इसकी बेसिक जानकारी। अब मैं इस पर जैसे आपको सवाल लेकर बता रहा हूं, एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर एक चीज और आता है, आर मैक्स और आर मिनिमम, अधिकतम परिणामी और न्यूनतम परिणामी पर सवाल बनता है। तो अधिकतम परिणामी जो बनता है वो अगर आप इसमें अल्फा इक्वल टू 0 कर दें, तो ये बन जाएगा आपके P प्लस क्यू, जो अधिकतम परिणामी है, एट अल्फा इक्वल टू 0। और जब अल्फा इक्वल टू आपके पाई है, ध्यान रखना, तब ये आर मिनिमम हो जाएगा P माइनस क्यू। अधिकतम और न्यूनतम परिणामी आपको ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये इसके अंदर तीसरी बात आ गई। अब चौथी बात जो आती है, इन्हीं पर देखिए सवाल इन्हीं में इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर ये दोनों बल P और Q बराबर हो तो कंडीशन क्या बनती है, व्हेन P इक्वल टू Q अगर हो जाए, ठीक है, तो परिणामी क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट जो बनेगा वो बन जाएगा आर स्क्वायर, और ये देख लीजिए पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस अल्फा। तो ये बन जाएगा आपके 2p स्क्वायर, आप कॉमन ले ले बाहर, और अंदर क्या बना 1 प्लस कोस अल्फा। आप इसे आगे बढ़ा ले तो ये 2p स्क्वायर और ये 2 क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो देख लीजिए आपके ये फाइनली इसका R क्या बनेगा, 2p कोस अल्फा बाई 2। जब दोनों बल बराबर हो तो परिणामी इसका ये बनता है। वो क्या करेगा कि इसमें यहाँ तो मैंने P और Q बराबर कर दिया, वो यहाँ पर क्या कह देगा कि अगर P और 2p बल, मतलब Q की जगह 2p ले लेगा, या 2p 3p 4p 5p, इस तरीके से वो लेकर के, और रिजल्टेंट पूछता है या फिर एंगल पूछता है। अब अगर ये दोनों बल बराबर हैं तो रिजल्टेंट तो आपका आ गया। अब मैं पांचवी बात इसमें निकालता हूं कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, यानी रिजल्टेंट का जो फोर्स है उसका एंगल क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ मैं इसी को आगे बढ़ा लेता हूँ, टेन थीटा इक्वल टू मैं यहाँ पर ले लेता हूँ P साइन अल्फा, और नीचे भी आपके
P प्लस P कोस एल्फा, तो P तो कैंसिल हो गया। अब ये बन गया साइन एल्फा अपॉन 1 प्लस कोस एल्फा। आप इसको आगे सिंप्लीफाई कर ले तो ये आपके टेन थीटा इक्वल टू 2 साइन एल्फा बाई 2 कोस एल्फा बाई 2 और नीचे बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एल्फा बाई 2। तो देख लीजिए ये क्या बना, टेन थीटा इक्वल टू कोस से कोस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया टेन एल्फा बाई 2, यानी कि थीटा इक्वल टू आ जाएगा एल्फा बाई 2। यानी जब दोनों बल बराबर हो तो इसका जो परिणामी होगा वो एल्फा बाई 2 पर होगा, यानी कि सेंटर में होगा। तो वैसे भी ये सब निकाल के देखना भी क्या, माइंड अगर लगाएं तो दोनों बल अगर बराबर हुए तो रिजल्टेंट सेंटर में ही होगा ना। समान बल से अगर किसी ऑब्जेक्ट को दो जने अगर अलग अलग डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स उसके सेंटर में ही आएगा, वैसे भी अपन जानते हैं। तो ये हम डायरेक्ट भी अपन इसमें आंसर लिख सकते हैं। अब मैं सवाल ले रहा हूं इस पर, ये आपका क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि 2p और 3p फोर्स है और इनका रिजल्टेड फोर्स है √7p। अब ये कह रहा है कि इन 2p और 3p के बीच का एंगल क्या होगा, इसने पूछा क्या है, अल्फा। तो अपन सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम आर तो हमारे पास दे रखा है, तो ये कितना √7p है। ठीक है, तो ये √7p होल स्क्वायर, p स्क्वायर हमारे पास 2p है तो ये 4p स्क्वायर, ये 3 है तो 9p स्क्वायर और 3 दूनी 6 दूनी 12p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये हो गया 7p स्क्वायर, तो 9 4 13। ठीक है, तो क्या बना ये देख लीजिए, 7 ये तो बन जाएगा 7p स्क्वायर इक्वल टू, और ये बन जाएगा 9 4 13p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। तो ये बन रहा है देख लीजिए 12p स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 12p स्क्वायर, यानी कि आपके पास में कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस का हाफ बच रहा है। ठीक है, 12 से ये हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। अच्छा, इसमें ये कोस स्क्वायर नहीं होता है ना, देखो मुझे लगा क्या बात हो गई। तो ये कोस अल्फा आपके कितना आ जाएगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू आपके 120 डिग्री, यानी कि जो दोनों फोर्स है हमारे ये इस तरीके से, ये कौन सा 2p और 3p, तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना आ रहा है 120 डिग्री। हमारे को यही पूछा है। ठीक है, अब अगर हमारे को इसमें ये पूछता, एक बात तो अपन ने ये निकाल ली, अगर ये पूछता कि जो रिजल्टेड फोर्स है, रिजल्टेड, ठीक है, थीटा कितना होगा, जो रिजल्टेड इसका था ना ये √7p, तो थीटा के लिए क्या करोगे आप, टेन थीटा इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू कोस अल्फा। आप वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो q की जगह तो आपकी कितना 3p और साइन 120 देख लेना। ठीक है, और p प्लस क्यू, तो p आपके है 2p और q है कितना 3p कोस 120। ठीक है, अब साइन 120 और कोस 120 की वैल्यू अपन पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा इसके अंदर, टेन थीटा इक्वल टू p तो कैंसिल, और ये 3 इंटू √3/2 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 3/2, माइनस का हाफ होगा, और यहां पर भी आपके तो कितना आया, थीटा इक्वल टू 10 ही चलने दो, तो ये बन रहा देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 3√2 इसकी 3√3 आ रहा है इसके अंदर, 2 हो जाएगा 4-3। तो ये आप देख लो, इस तरीके से ये थीटा का मान आ गया। मतलब आप कह सकते हो कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 3√3 बन जाएगा।
ये आपके इसका रिजल्टेट जो है वो एंगल बनाएगा 2P के साथ में। ऐसे आपको इसमें केवल सिस्टम याद रखना है और क्वेश्चन करना, जो क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। क्वेश्चन कोई भी बड़ा भारी भरकम नहीं आता है। अगर आपने अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा हो लेक्चरर का मैथ्स का, तो उसमें आपने देख लिया होगा कि क्वेश्चन कोई भी बहुत भारी भरकम नहीं था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है ये कह रहा है कि P और Q का रिजल्टेट है P, ठीक है। दूसरी बार कह रहा है कि अगर P को डबल कर दें तो जो न्यू रिजल्टेट फोर्स आएगा वो Q से कौन सा एंगल बनाएगा, ठीक है। अब इसमें सीधा सीधा देख लो आप, पहली कंडीशन को यूज अगर करें अपन, तो पहली कंडीशन क्या कह रही है, परिणामी P है तो हम फॉर्मूला तो एक ही हमारे पास, R स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कोस अल्फा, ठीक है। तो R स्क्वायर की जगह आप पुट कर दें P स्क्वायर, ये P स्क्वायर, ये Q स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पक्के 2PQ कोस अल्फा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं। देख लीजिए ये कैंसल, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, Q इंटू Q प्लस 2P कोस अल्फा इक्वल टू 0। आपको मालूम है कि Q 0 नहीं हो सकता, तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, Q 2P कोस अल्फा इक्वल टू 0। इसको आप याद रख लें, ठीक है। अब अपन सेकंड कंडीशन यूज करें। ये कह रहा है कि नया परिणामी जो है वो Q के साथ में कौन सा एंगल बनाएगा, वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। यहां देखना क्वेश्चन में टेक्निकल चीज क्या है वो देखनी पड़ेगी आपको। जो हमारा डायग्राम बनता है उस डायग्राम को समझ लीजिए आप। डायग्राम में जैसे ये ओरिजिन है और हम ले रहे थे P और ये ले रहे थे Q, इनके बीच का एंगल अल्फा, रिजल्टेट आपके जो अपन R लेते हैं जो भी है वो यहाँ थीटा है। ये तो हमारा मूल डायग्राम है। अब यहाँ इसने क्या पूछा कि नया परिणामी जो है वो इस Q के साथ क्या एंगल बनाएगा, मतलब यहाँ ये इधर वाली बात पूछ ली, ये एंगल पूछा है। मतलब आपको क्या करना है कि इनको P और Q को, इनकी प्लेस को इंटरचेंज कर देना है। तो इसमें क्या बनेगा, Q की जगह तो आ जाएगा P साइन अल्फा, और नीचे ये बन जाएगा Q प्लस P कोस अल्फा। ये इसमें सुधार करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन में जो आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसमें हल्का सा चेंज किया है, और चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सवाल ठीक से समझा और उसकी थ्योरी पढ़ ली है तो पक्की बात आपका क्वेश्चन सही होगा। जैसे आपने ये स्टेप पूरी की, आप देख लीजिए ये तो बन रहा है आपके P साइन अल्फा, और नीचे क्या बन रहा है 0, तो ये आ गया इंफिनिटिव। तो आपके थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, π/2 आ रहा है। तो यही तो पूछा है, देख लो। ये ऐसी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तभी हम क्वेश्चन को समझ करके आंसर तक कम समय में पहुंच पाएंगे। ये हमें ध्यान रखना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपके पास में दो फोर्स है, एक तो है P प्लस Q, ठीक है। दूसरा जो फोर्स है वो है P माइनस Q, ठीक है। और ये कह रहा है कि इनके बीच का जो कोण है वो है आपके कितना 2 अल्फा। अब ये कह रहा है कि इसका जो परिणामी है ना, परिणामी जो कि इसका सेंटर है, ये कह रहा है कि परिणामी अर्धक से थीटा कोण बना रहा है। तो अर्धक तो सेंटर में है, तो परिणामी जो है वो यहां जाएगा, तो ये वाला कोण आपके इसमें थीटा है, ठीक है। तो अब इस केस में आपके क्या बन जाएगा, हमारा जो काम बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो P प्लस Q फोर्स है ये परिणामी से अल्फा माइनस थीटा कोण पर होगा, डायग्राम से देखो आप, और P माइनस Q जो होगा वो अल्फा प्लस थीटा कोण पर होगा, ठीक है।
डायग्राम से देखो क्लियर दिख रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये वाला अल्फा है और ये वाला अल्फा है, आधा आधा हो गया, और थीटा इसके अर्धक से ठीक बना रहा है परिणामी, है ना। ये आपके क्या है, रिजल्टेड, जिसको अपन आर कहते हैं। तो अब इस केस में हमें करना कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट साइन फॉर्मूला अप्लाई करना है। जानते हो साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी वाला, हम केवल दो वाला लगा रहे हैं। और इसमें अपन उल्टा भी लगा सकते हैं, साइन मतलब ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाला लगा रहा हूं, इसमें दो से काम चल जाएगा। तो ये सीधा सीधा आप देख लो, इसमें ये बनेगा आपके P प्लस क्यू अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा और P माइनस क्यू अपॉन साइन अल्फा माइनस थीटा। ये रिजल्ट जैसे ही आ जाता है, आप इसमें क्या करोगे, ये आप बना लोगे आप साइन अल्फा प्लस थीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, P माइनस क्यू, है ना, ऊपर आएगा ना, जिस सपोज तो प्लस में जाएगा, और P माइनस क्यू। अब क्या करोगे आप, अब इसमें आप योगांतर अनुपात लगाओगे, तो ये बन जाएगा आपके साइन अल्फा प्लस थीटा प्लस साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस थीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा। सेम इसी को कर लीजिए। तो इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा P प्लस क्यू अपॉन P प्लस क्यू माइनस, ऊपर प्लस किया तो प्लस कर लो, P माइनस क्यू, और ये माइनस की क्यू और ये प्लस क्यू। तो इसमें Q से Q कैंसिल और ये P से P कैंसिल, तो ये क्या बना आपके 2P अपॉन 2Q। तो ये बन गया आपके P अपॉन Q। यहां आपको क्या करना है, साइन C प्लस साइन D और साइन C माइनस साइन D वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, मैं इसमें पूरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो ऐसे केस में आपके जो रिजल्ट आएगा फाइनल, वो आ जाएगा P tan थीटा इक्वल टू Q tan अल्फा। ये रिजल्ट आएगा जो आपके इसमें दे रखा है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तो एक मानक रिजल्ट है, लेकिन आरपीसी में क्या कि सिस्टम इस क्वेश्चन ऐसा हो गया है कि क्वेश्चन में कुछ वो फेरबदल कर दे, हेर फेर करे। तो वो हेर फेर क्या करेंगे जो बताता हूं मैं आपको। आप जो क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ P tan थीटा Q tan अल्फा, ये तो मानक रिजल्ट P प्लस क्यू P माइनस क्यू टू अल्फा से आया। अब वो क्या करेगा, इन चीजों को, दोनों ही फोर्सेस को इंटरचेंज कर देगा, प्लेस चेंज कर देगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज करेगा। जब अगर वो इसको यहां ले आएगा, तो उस केस में आपके यहां जो रिजल्ट बनेगा मानक, ये मानक रिजल्ट, इसमें क्या चेंज होगा बता दीजिए आप। कुछ नहीं करना है, ये इसमें चेंज होकर के नहीं, ये P tan थीटा की जगह अल्फा हो जाएगा, न Q tan थीटा बन जाएगा। ये रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन आप करते हो, ये मानक रिजल्ट याद रखने के साथ में उसमें वो क्या फेरबदल कर सकता है, ये आप उसमें करने की, समझने की कोशिश करो, ताकि आप वहां क्वेश्चन कर सको। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टेक्निकल। यहां पहली कंडीशन में कह रहा है कि P और Q दो ऐसे बल है जिसमें उनका रिजल्टेंट R है, और ये R फोर्स जो है वो P के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें सीधा चेंज कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं इसका। देखो ये आपके, और इसको अपन ले लेते हैं P, और उस कंडीशन में इसको मैं O ले लेता हूं, और ये बन जाएगा आपके Q, ठीक है। अब ये कह रहा कि इनका परिणामी जो है वो R है, ठीक है। तो परिणामी अपन इसमें मान लेते हैं ये आपके R, ठीक है। अब परिणामी जो है P से थीटा कोण बना रहा है, ध्यान देना, ये कहा। अब ये कह रहा है, सेकंड कंडीशन लेते हैं, ये कह रहा है कि भाई
P में अगर R जोड़ दिया जाए, थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं इसको, R जोड़ दिया जाए मतलब P प्लस R कर दिया जाए, तो अभी एक कंडीशन तो देखो ये बन रही है इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूं। अब इसमें ये आपका P है, अब इसमें अगर R जोड़ दिया जाए, R या कोई नाम दे दो आप, A, ठीक है, B और C। अब R जोड़ने के बाद में जैसे ये R जोड़ा तो इसका मतलब यहां तक R है सपोज ये, तो ये वाला पोर्शन यहां पर से ये यूं का यूं इधर आप इसको आगे बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो ये इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये R है तो ये भी R हो जाएगा, ये R है तो, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि इसका रिजल्टेंट जो बनेगा वो इससे मिलेगा, ये वाला होगा नया रिजल्टेंट R डेज मान लो। तो उस केस में आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो साइड है ये भी R, ये भी R, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हुआ, और ये अगर मान लो एंगल इक्वल हुआ, कोई भी नाम ले लो, तो उस केस में क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो जितना ये होगा उतना यही होगा, एकांतर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो साफ साफ क्लियर दिख रहा है आपके ये कि ये जो न्यू एंगल बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसका हाफ, यानी कि θ/2 बन जाएगा इसमें। ये यहां समझने जैसी बात है, बिल्कुल टेक्निकल चीज है, इसमें कोई लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये कह रहा है पहली कंडीशन में कि P और Q का रिजल्टेंट R है, तो अपन पहली कंडीशन को इसमें यूज करें तो अपन कर लेते हैं, माना कि P और Q के बीच जो एंगल है कोण, वो अगर अल्फा मान ले तो उस कंडीशन में आपके क्या बन जाएगा इक्वेशन, ये बन जाएगा R² इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि अगर ये इनकी दिशा बदल दी जाए, जैसे मान लो अगर पहले PO इधर जा रहा था और Q जो भी हो, लेकिन अब ये इनकी दिशा बदल दी जाए, ये यहां से Q इधर आ जाए, तो ये अल्फा क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। मतलब इसमें जो बनेगा न्यू रिजल्टेंट S² वो बनेगा P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस पाई माइनस अल्फा, और कुछ नहीं, ये चेंज हो रहा है। तो अब आप देख लो ये S² क्या बन गया, P² Q² और ये माइनस 2PQ कोस अल्फा। अब आप दोनों को प्लस कर दो, ठीक है, इसको और 1 और 2 को, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा R² प्लस S² इक्वल टू 2 इंटू P² प्लस Q², ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो अब इस क्वेश्चन को वो कितने तरीके से पूछ सकता है जो समझिए, यहाँ हो सकता है, यहाँ तो जैसे देखो ये से पूछ रहा है कि R² प्लस S² या कौन सा रिजल्ट सही होगा, लेकिन वो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, यहाँ वो लेमड़ा डाल देगा और वो कहेगा कि लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी, या हो सकता है वो इसमें दिशा बदलने के बजाय वो यहाँ पर कुछ ऐसे दे देवे, कोई एंगल दे दे कि पहले इस एंगल पर था अब इस एंगल पर है, तो उस समय इनका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा, लेकिन होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं फॉर्मूले से। अगर ये दोनों यूज नहीं हुए तो एंगल वाले यूज हो जाएंगे, कौन से वाले, tan θ इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q कोस अल्फा। तो ये इस तरीके के सवालों पर फोकस करना है, कोई भी भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आते। हो सकता है वो यहाँ पर वो कोई वैल्यूज दे दे इनकी क्या, या हो सकता है वो इनमें P और 2P 3P ऐसे सेम फोर्स कर दे, तो कुल मिलाकर के वो इन्हीं में वो कुछ गालबेल करता है, आगे पीछे करता है और उसका रिजल्ट चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपके इस मैकेनिक्स के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैकेनिक्स में, वो कह रहा है कि दो फोर्स है P और Q और उनका रिजल्टेंट ये होगा 2m + 1 √P² + Q², जबकि इनके बीच का एंगल
अल्फा है। और दूसरी बार में वही फोर्स P और Q है, उनका रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस बन जाएगा, 2m माइनस 1 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। और ये कब? जब उनके बीच में एंगल 90 माइनस अल्फा हो। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन, जो फॉर्मूले आप जानते हो वही फॉर्मूले हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो देखिए मैं पहला जो क्वेश्चन है, मतलब पहला जो रूल्स दे रखा है मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो ये क्या बनेगा देख लीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस अल्फा, इनके बीच अल्फा एंगल है, ठीक है, तो इक्वल टू, अब आर स्क्वायर, तो ये वाला टर्म पूरा बन जाएगा, मतलब 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये रूट हट जाएगा, इसके अंदर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना सोल्व करने में, इसमें क्या होगा, ये पी प्लस क्यू स्क्वायर और ये भी है, तो मैं इस टर्म को यही रहने देता हूं, पी क्यू कोस अल्फा, ठीक है। और ये जो टर्म है आपके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एज इट इज, मतलब इसको पूरे को मैं इसमें माइनस में ले आता हूं, और ये बन जाएगा 2m प्लस 1 होल स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया था, इसमें जो दे रखा था इसने, तो फिर फाइंड क्या करना, फाइंड इसमें ये करना है कि आपको m माइनस 1 और m प्लस 1 का रेशो क्या होगा ये बताना है। वैसे क्वेश्चन अगर आपने इसके कर रखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा कि इसके आंसर क्या होंगे, फिर भी अपन करके देख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां क्या बनेगा, सेम मैं इसे आगे बढ़ा लेता हूं, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचा, 2m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, ये आपके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और अंदर आप फैक्टर कर लो और भले खोल लो होल स्क्वायर चाहो तो ये चलो खोल लेते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 माइनस 1, तो ये क्या बना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और सेम ये तो कैंसिल, और इसमें आपके ये 4m तो कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बचा आपके m प्लस 1, ठीक है। इस टर्म को आप यही छोड़ दें, फिर ऐसे ही सेम आप सेकंड पार्ट ले लें, तो सेकंड पार्ट जब लेंगे इसमें तो ये बनेगा आपके पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 90 माइनस अल्फा। आप इसको यहाँ साइन कर सकते थे पहली स्टेप में ही, लेकिन मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करूं हर स्टेप, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हट जाएगा रूट, देखिए ये बन गया आपके क्या, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, और ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। और यहां जो है इसको सोल्व करोगे तो यहां कुछ नहीं, सेम इसमें जैसी टर्म दे रखी है वैसे ही बनेगी, हल्का सा चेंज होगा, तो वो क्या होगा देख लीजिए, 4m और ये m माइनस 1 बनेगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपका काम, मतलब ये जो टर्म है पूरी मैंने इधर शिफ्ट कर दी, ठीक है, इसको आप रिमूव कर दीजिए। तो अब आपके पास में जो फाइनली ये एक तो टर्म आई है और एक ये आई, आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा आपके, देखो 2pq कोस अल्फा और 2pq साइन अल्फा, तो ये ले लो ना आप, 2pq साइन अल्फा और 2pq कोस अल्फा, तो देख लो उधर आपके क्या बचा, -1 अपॉन m प्लस 1, तो ये क्या बन गया आपके, tan अल्फा इक्वल टू m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। ये रिजल्ट आपको याद आ गया होगा, तो आप देख लीजिए m माइनस 1 और m प्लस 1 की का जो रेशो है वो क्या आ जाएगा, tan अल्फा,
ठीक है, मैंने ही इस क्वेश्चन को चेंज किया है, बाकी आपके बुक में यही आएगा कि सिद्ध करो कि tan अल्फा इक्वल टू m माइनस वन m+1। अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, काफी कमेंट भी आते हैं कि आरपीएससी ने पैटर्न बदल दिया है, अब कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। अभी कोई साथी कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन जो बुक्स में है, उन बुक्स के क्वेश्चंस में वो थोड़ा सा हेर फेर करके और वो आगे पीछे कर देता है। अब दिक्कत क्या है कि हम कुछ बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मानक रिजल्ट को याद रखने के लिए कहते हैं कि अगर ऐसा सवाल आए तो इसका रिजल्ट याद रखें, इतना लंबा चौड़ा आपको वहां हल करने की जरूरत नहीं। ये बात सही है कि हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें हल करना आना भी चाहिए, प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। क्योंकि अभी अभी एक कोई एग्जाम था, इसी में शायद सेकंड ग्रेड था उसका, अपने संस्कृत वाला, या कोई फर्स्ट ग्रेड था इसके पीछे वाला, पिछला वाला, अभी जो हुआ 23 जून वाला वो नहीं। तो उसमें इसने क्या किया कि यहाँ तो मानक रिजल्ट अगर आप ये याद कर लेते, वहां उसने क्या किया था कि इस प्लस को और इस माइनस को उसने बदल दिया। मतलब यहाँ तो माइनस कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया, मतलब रिजल्टेड चेंज कर दिए। अल्फा कोण पर माइनस कर दिया और इसकी जगह प्लस कर दिया। अब हम मानक रिजल्ट तो ये से याद रखेंगे और वहां आपको ऑप्शन ये मिलेगा, लेकिन जब इसने m-1/m+1 का मान पूछा है तो ठीक है tan अल्फा, लेकिन यहाँ ये उल्टा कर देगा अगर, तो फिर वो कोट अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे m-1 m+1 की रेशो की जगह m+1 m-1 रेशो बन जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इसी में वो जो चेंज करता है उस चेंज को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन में आंसर तक पहुंच पाओगे, मेरा ये कहना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, ये कह रहा है कि P और Q दो फोर्स है और इनका रिजल्टेट R है। दूसरी केस में कह रहा है कि P तो वही रहे लेकिन आपके Q को डबल कर दिया जाए तो उस केस में आपका रिजल्टेट भी डबल हो जाएगा, परिणाम भी डबल हो जाएगा। और तीसरे केस में कह रहा है कि P वही रहे लेकिन Q की अगर डायरेक्शन चेंज कर दी जाए तो उस केस में भी रिजल्टेट जो है वो डबल हो जाएगा। ये तीन कंडीशन दे रखी है, आपको P, Q और R का रेशो बताना है। देखिए हम सबसे पहली जो कंडीशन लेते हैं, पहली कंडीशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा, एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी कंडीशन जो कह रहा है, ये कह रहा है कि यहां तो P स्क्वायर ही है लेकिन Q को डबल कर दिया तो ये 4Q स्क्वायर और प्लस यहां पर भी 4Q PQ कोस अल्फा हो जाएगा, और यहां आपके R डबल कर दिया तो ये 4R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी जो कंडीशन बनती है इससे, ये कह रहा है कि इसमें अगर Q की डायरेक्शन बदले तो चेंज क्या आ रहा, ये तो 2R है तो इसको तो आप 4R कर दीजिए, और ये P स्क्वायर में कोई चेंज नहीं, यहां पर भी माइनस बन जाएगा लेकिन वापस स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहां आपके बन जाएगा ये 2PQ कोस अल्फा। देखिए इसमें मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेशन बहुत सावधानी रखना। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करें कि 1 + 2 कर लेते हैं, 2 क्या 3 कर लेते हैं, 1 + 3। ठीक है, तो उस केस में देखो 4 और 1, ये तो क्या बन गया आपके 5R स्क्वायर, और इधर आपके P स्क्वायर और P स्क्वायर 2P स्क्वायर, और ये 2Q स्क्वायर बन जाएगा। दोनों PQ वाली टर्म जो है कैंसिल हो जाएगी, तो इसे आप फाइनली ऐसे लिख लें 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर माइनस 5R स्क्वायर इक्वल 0। इसको तो आप मान ले इक्वेशन नंबर A। ठीक है, अब अपन इसमें काम करें, मैं यहां और यहां इन दोनों में देखिए मैं इसको डबल करके, क्योंकि यहाँ 4PQ और यहाँ 2PQ है, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 बन जाएगा, फिर मैं इसको माइनस करूं ताकि ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से माइनस कर रहा हूं। मतलब कैसे क्या 2 - 2 × 1 ये कर रहा हूं। ठीक है, तो ये
4 में से यहाँ इसको मैंने 2 से किया तो ये बन जाएगा आपके कितना 2r²। आप भी ध्यान रखिए प्लस माइनस की मिस्टेक न हो। अब मैंने यहाँ इसको किया था p², ऐसे ही इसको डबल कर लिया तो ये माइनस का p² बन जाएगा। यहाँ डबल किया था तो 4 में से 2 गया तो ये प्लस 2q², ये कैंसिल हो जाएगा। इसको भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा देखो माइनस p² प्लस 2q² और ये माइनस का 2r² इक्वल टू 0। इसको मैं भी मान लेता हूं। अब मैं इसको सोल्व कर लेता हूं तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, कोई मुश्किल काम नहीं। p अपॉन मतलब स्क्वायर माइनस q² अपॉन और ये r² अपॉन, मैं इसको माइनस में मेरी सुविधा के लिए लेता हूं ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं हो, मतलब ये हमें क्रम चेंज नहीं करना पड़े मुझे। तो p² जब लेंगे तब 2 दूनी 4, ये माइनस के 4, फिर माइनस और 5 का 2 से किया 10 तो ये प्लस हो जाएगा 10। फिर q² लेंगे तो 2 का 2 से करो तो -4 माइनस, फिर ये इसका इससे ये 2 और 2 का, ठीक है। तो इसे 5 का इससे करो तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा फॉर्मूले का। फिर लास्ट में r लेंगे तो r के लिए 2 दूनी 4 माइनस 2 यानी कि प्लस का 2। तो देख लीजिए ये p² अपॉन 6 माइनस q² अपॉन 9 और r² अपॉन 6, तो माइनस माइनस प्लस। तो देख लीजिए ये 3 से काट दो इसको, p² अपॉन 2 q² अपॉन 3 और r² अपॉन 2। तो देख लीजिए p/q/r इक्वल टू क्या आया, √2 √3 √2, ठीक है। यानी ये पैटर्न समझ में आ जाता है तो इसमें वो कोई भी चेंजेस भी अगर कर दे तो हम उनमें क्वेश्चन कर सकते हैं। हर रिजल्ट को भी हम याद रख पाए ये पॉसिबल नहीं है। पैटर्न समझ में आना जरूरी है, फॉर्मूले याद होना जरूरी है, और करते क्या है वो भी आना जरूरी है, ये भी ध्यान रखना है। इसके जस्ट पहले अपन ने लिया था बलों का कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन, जिसमें मैंने पैरेललोग्राम्स लॉ को यूज किया और उसमें मैंने क्वेश्चंस लिए। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं उन्हीं बलों यानी फोर्सेस P और Q का रिजोल्यूशन, वियोजन करें तो उनके घटक क्या बनेंगे। देखिए 2 बल P और Q है आपके पास में, एक फोर्स P दूसरा Q और इनका रिजल्टेड फोर्स है R। अगर हम डायग्राम से इसको देखें तो अगर एक बल इस दिशा में है P पर, ठीक है, और दूसरा बल जो है आपके ये इसी तरीके से Q इस डायरेक्शन में है, और इनका जो रिजल्टेंट है R, ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो P के साथ तो बना रहा है आपके अल्फा कोण और Q के साथ बना रहा है बीटा एंगल। ये हमें इसमें समझना है। तो इस केस में अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं इस तरीके से, ठीक है, और ये बन जाए अगर एक पैरेललोग्राम, तो उस केस में आप देखना क्योंकि ये पैरेललोग्राम बन रहा है तो इस केस में इसमें P और Q क्या होंगे। तो इसके लिए अपन इसमें एक सिस्टम लगाते हैं साइंस फॉर्मूला, फॉर्मूला। तो इसके लिए देखिए P अपॉन इक्वल टू Q अपॉन इक्वल टू R अपॉन। अब इसमें ध्यान से अगर देखो तो P के लिए साइन, फिर Q के लिए भी साइन और R के लिए भी साइन। अब एंगल लेने हमें, ठीक है। तो P की बात करेंगे तो P के लिए ये P के सामने वाला एंगल काम आएगा, ये सेम वैसा ही लांबी थ्योरम की तरह ही है लगभग। तो इसमें ये अगर बीटा है तो ये भी आपके बीटा बन जाएगा, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा बीटा। और अगर Q की बात करें तो Q के लिए सामने का कोण ये हो जाएगा अल्फा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा। और R के लिए ले तो R के लिए ये कोण कौन सा होगा, ये कोण होगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा।
तो एक तरह से ये साइन पाई माइनस में करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा ही रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा साइन ही होता है बस। तो ऐसे कंडीशन में देखिए हमारे पी जो एंगल बना वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आर साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और क्यू क्या बन गया, आर साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। इस डायग्राम और इन दोनों फॉर्मूलों के बेस पे हम सवाल कैसे बनते हैं वो सवाल ले लेते हैं। अब इसमें ज्यादा और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट अपन सवाल पर आते हैं जो एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दिशा में 5 किलोग्राम भार का वियोजित भाग 4 है, एक डायरेक्शन कोई दे रखी है। ये कह रहा है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसी बार का यानी कि 5 किलोग्राम बार का वियोजित भाग क्या होगा। देखिए अभी जो थ्योरी पढ़ी अपन जस्ट पहले, उस थ्योरी को आप समझिए कि जैसे गिवन डायरेक्शन, जैसे एक फोर्स ये है और ये कह रहा है कि जो P था हमारा, P की इस परिणामी से जो एंगल अपन ले रहे थे अल्फा वो थीटा है, और परिणामी बल कह रहा है कि ये 5 kg है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके लंबवत दिशा में दूसरा जो हमारा बल क्या था वो Q था, लेकिन यह इसने Q नहीं पूछा। ये कह रहा है कि इस P की दिशा में जो ये दे रखा है 4 किलोग्राम, इस P के लंबवत दिशा में जो है वो वियोजित भाग पूछ रहा है। तो हम इसमें इस Q को यहाँ कुछ मान लेते हैं, इसने ये वाला पूछा है लंबवत दिशा में। तो अब यहाँ देखिए आप, इसने सबसे पहले आप इससे एक काम करिए, आप साइन थीटा निकाल लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये लंब जो भी होगा इसको अपन क्यू डेज मान लेते हैं। तो लंब है आपके क्यू डेज अपॉन कर्ण आपके दे रखा है 5, तो ये क्यू डेज इक्वल टू 5 साइन थीटा। हमें ये पूछा, यही मान निकालना है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो कोस थीटा इक्वल टू ये आधार बटा कर्ण वाले नियम से, तो ये आपके कोस थीटा की वैल्यू आ गई। तो इस कोस थीटा से आप साइन थीटा निकाल लें, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस आपके क्या हो गया 16/25। वैसे आपके क्लियर दिख रहा है, तो 4 5 है तो क्लियर आ रहा है कि 3। ठीक है, तो ये यहाँ पर साइन थीटा क्या आ जाएगा आपके कितना 9/25। तो इससे आपके साइन थीटा क्या आ गया 3/5। ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर लें, तो ये क्यू डेज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 3/5। तो ये क्यू डेज हो जाएगा आपके कितना 3 kg। ये इसके लंबवत दिशा में वियोजित भाग हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं डायग्राम से समझते हुए, ताकि इससे जुड़े किसी भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगर पूछे अपन तो कर सके। मैंने बताया ना, पहला जो टॉपिक था वो दो बलों P और Q का संयोजन था। तो यानी उसके अंदर अपन दो बल P और Q दोनों दे रखे थे और हम इससे इनका परिणामी निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ ये तो था संयोजन में, कॉम्बिनेशन में, लेकिन अभी इसमें मैं वियोजन वाली बात कर रहा हूँ, रिजोल्यूशन में उसके पार्ट ले रहे हैं। तो जो एक आपके पास में R दे रखा है और इससे हमें दो बल P और Q निकालने हैं। इसके R के क्षैतिज और लंबवत घटक कंपोनेंट क्या होंगे वो हम निकाल रहे हैं। तो सेम यहाँ देखिए, हमारे ये R की जगह तो दे रखा है बल फोर्स, देख रहा है कि एक बल F आपके पास गिवन है और दो बल P और Q ऐसे हैं जिसमें P तो है किस डायरेक्शन में, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल, और Q जो है वो ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री पर हो। ठीक है, अब तो इसमें डायग्राम क्या बनेगा, देखिए डायग्राम बनाते अपन। एक बल तो सीधा सीधा कह रहा है कि यह क्षैतिज है P, और दूसरा बल जो है जो ऊर्ध्वाधर दिशा है ये वाली 90 डिग्री, इससे ये 60 डिग्री पर है। ठीक है, तो
ये आपको फाइंड करना है। ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो बल है वो आपके क्या हुआ, P हुआ। तो इस F हो गया, इस F के P और Q दोनों ही वियोजित भाग है। अब हम इसमें उसी अभी जो अपन ने यूज किया वही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए P के लिए क्या बनेगा, P इक्वल टू हमने पढ़ा ना अभी, R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। तो P निकाल लेते हैं, R तो आपके क्या हो गया F, और साइन बीटा की बात कर रहा तो साइन बीटा 60 हो जाएगा। इसके जस्ट ये वाला है ना, अगर बनाएंगे अपन पैरेललोग्राम ऐसे, ठीक है, ये तो ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा P के सामने वाला। तो ये बन जाएगा साइन 60 और नीचे बन जाएगा साइन 90 प्लस 60 अल्फा प्लस बीटा। तो ये आपके P इक्वल टू हो जाएगा F और साइन 60 इट मीन्स √3/2 और नीचे बन जाएगा आपके क्या कोस 60, ठीक है। तो ये आपके P क्या आ जाएगा F √3/2 और 1/2। तो ये P आ जाएगा आपके √3F। सेम ऐसे अपन डायग्राम से Q निकाल लें तो Q इक्वल टू हो जाएगा F साइन 90 और नीचे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, सेम वही टर्म रहेगी 90 प्लस 60, Q इक्वल टू F1 और नीचे cos 60 यानी कि 1/2। तो ये बन जाएगा आपके 2F इस तरीके से। तो आपके फाइनली दोनों ही जो फोर्स क्या है Q और P तो आ गया आपके √3F और Q आ जाएगा 2F। ये दोनों क्या है, एक फोर्स F के वियोजित भाग, कंपोनेंट जो कहते हैं ना अपन कंपोनेंट, वो कंपोनेंट इसके हो जाएंगे। देखिए हमने एक बार थ्योरी ठीक से पढ़ ली, उस थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन की लैंग्वेज से कितना कुछ क्लियर बन रहा है। क्वेश्चन जैसा कह रहा है कि मेन फोर्स है आपका F, अब इसकी वियोजित भाग की बात कर रहा है। वियोजित भाग अपन हमेशा ही P और Q ले रहे हैं। अब ये कह रहा है कि एक वियोजित भाग P जो आपको फाइंड करना है, सवाल में साफ लिखा है, वो क्षितिज से किसी न किसी एक खास दिशा पर है जो अपन ने इसमें थीटा मान लिया है, थीटा कोण पर है। और Q जो है वो दे रखा है √3F। ये F से जो रिमेन फोर्स है उससे π/2 एंगल पर है। हमें P और इस थीटा दोनों को निकालना है। मतलब ये हो क्या रहा है, इसने कहा है कि ये डायरेक्शन है आपकी P की जो फाइंड करना है, ठीक है। और इसमें मैं ले लेता हूं इस तरीके से, ये आपके दे रखा है F, ठीक है, और ये इस F से ये P की जो दिशा है वो थीटा है जो फाइंड करनी है, ठीक है। फिर इसने कहा कि ये √3F जो है इस F से बिल्कुल लंबवत है 90 डिग्री पर, तो इसको आप लिख दे √3F, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या क्या दो चीज निकालनी है, एक तो P और Q, थीटा दिशा निकालनी है। तो अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, जो अपन ने फॉर्मूला लिया है, हमारे P का फॉर्मूला क्या था, नंबर 1 ले लेते हैं। P इक्वल टू था R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैं इसी में आगे बढ़ लेता हूं भली। R तो है आपके क्या F और साइन और बीटा, बीटा क्या आपके 90 डिग्री है ना, ये अल्फा था ये बीटा था, तो बीटा सामने इसके सामने वाले लेते हैं ना अपन इस तरीके से पैरेललोग्राम। तो ये इस P के लिए ये वाला एंगल काम आएगा और ये एंगल इट मींस ये हो गया, तो ये 90 हो जाएगा आपकी एक तरह से, है ना। तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया π/2 और नीचे बन जाएगा साइन π/2 प्लस थीटा। तो ये हो गया P इक्वल टू F साइन π/2 तो हो गया 1 और नीचे क्या बन जाएगा, साइन की जगह अपन लिख देते हैं कोस थीटा, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये F अपॉन में इसको कोस थीटा रहने देता हूं, पढ़ा रहने दो। अब दूसरा जो हमारे क्या था Q, तो Q इक्वल टू था हमारे R
साइन अल्फा, ठीक है ना, इसको अल्फा कर दे सही ढंग से, अपॉन नीचे जो है सेम बैठेगा ये साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये आर तो हो जाएगा एफ, और साइन अल्फा इसकी जगह क्या है, ये इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपके क्या, साइन थीटा, और नीचे आपके क्या बन जाएगा, ये कोस थीटा। ठीक है, अब आपके पास क्यू गिवन है, देख लीजिए ये बन गया आपके क्या एफ, और ये टेन थीटा, और क्यू आपके पास में गिवन है, तो ये एफ टेन थीटा किसके इक्वल हो गया, √3f, एफ से एफ कैंसल, तो ये आपके टेन थीटा इक्वल टू √3, इट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना, 1060 यानी π/3 आ गया। लो आपके थीटा आ चुका, अब ये थीटा आप यहां पुट कर दीजिए, ठीक है, तो आपके ये भी आ जाएगा, मैंने जगह छोड़ रखी, तो ये f अपॉन कोस 60, तो ये 1/2 यानी कि 2f बन जाएगा। लीजिए हमारे दोनों चीजें आ गई, यानी कि P वो फोर्स है, विद्युत भाग है जो 2f के इक्वल है, और ये इस f के साथ में थीटा यानी कि 60 डिग्री के एंगल पर है। दोनों चीजें अपन ने निकाल ली। लीजिए आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लगभग जैसा पहले अपन देखा वैसे लग रहा है। यहाँ पर वही सिस्टम है जो मेन फोर्स R मान लिया इसने, और ये कह रहा है कि P का जो परिमाण है वो 2R है, और वो 60 डिग्री एंगल पर है, इससे इस R से, और Q आपको फाइंड करना है, और Q की डायरेक्शन भी आपको फाइंड करनी है। कैसे, जैसे आप देख लीजिए ये आपका डायग्राम, और इसमें आपके ये P अपन ने लिया, तो P दे रखा कितना 2R, और ये आपके इसकी मेन जो है फोर्स R, जिसका अपने को रिजोल्यूशन करना है, तो जिसका एक रिजोल्यूशन पार्ट है 2R, और ये बना रहा कौन सा एंगल, ये बना रहा है 60। अब दूसरा आपको जो फाइंड करना है वो इस तरीके से बना लेता हूं मैं, इसको मैंने चलो Q ही रहने देता हूं मैं, ये Q, और इससे एंगल बना रहा है क्या, थीटा। ठीक है, मैंने पूरा पैरेललोग्राम नहीं बनाया है, तो अब आप इसमें देख लीजिए, एक एक काम कर लेते हैं अपन। सबसे पहले तो अपना जो फॉर्मूला था P इक्वल टू R साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए P इक्वल टू क्या है 2R, ठीक है, इक्वल टू ये R, और ये इसमें साइन बीटा, तो इसके लिए जो एंगल है वो इसके ये वाला काम आएगा, तो ये थीटा उग जाएगा, और नीचे क्या बनेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 60 प्लस थीटा, ये इसमें बन जाएगा। तो ये आप देख लीजिए, R से R तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बन रहे आपके साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन, और ये 60 प्लस थीटा। देखिए अब मैं इसको यूनिक आप रिपोर्ट तरफ हो गया, मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब मैं दूसरा वाला पार्ट ले रहा हूं, जिसमें इसने कहा कि जो फोर्स Q फाइंड करना है, ये Q इक्वल टू है R साइन, और अब की बार ये 60, और नीचे आपके कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, साइन 60 प्लस थीटा, तो ये Q इक्वल टू आपके पास में आ गया R साइन 60 हो जाएगा। हमारे पास साइन 60 प्लस थीटा के लिए और कोई सोल्यूशन नहीं दे रखा है, तो हमें इसी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इसमें काम करते हैं, इस साइन 60 को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, देखो आप साइन 60, तो इसको आगे बढ़ा लो ना, ये बन जाएगा आपके साइन थीटा इक्वल टू 2, और साइन 60 कोस थीटा प्लस कोस 60 साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2, और साइन 60 तो हो गया आपके कितना, √3/2 कोस थीटा प्लस 1/2, और ये साइन थीटा। यहाँ कोस थीटा इक्वल टू 0 आ रहा है, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें थीटा π/2 इसमें आया, तो यहाँ पर आप थीटा π/2 रख दीजिए, तो
ये बन गया देखो आपकी Q इक्वल टू R √3/2 और नीचे बन जाएगा थीटा π/2, तो ये cos 60 यानी कि 1/2, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये आपके देखो क्या आया √3R आ जाएगा, ठीक है, और थीटा भी आ गया, यानी कि दोनों ही चीजें इसमें हमारे आ गई, परिमाण भी आ गया Q का, और ये जो Q इसके साथ किस एंगल पर होगा वो भी आ गया π/2। अब आगे देखिए लेम्डा म्यू थ्योरम क्या है, उसका स्पेशल केस क्या है, और लेम्डा म्यू थ्योरम के सवाल एग्जाम में कैसे आते हैं और कैसे उनको क्विकली अपन सोल्व कर पाए, ये मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले लेम्डा म्यू थ्योरम क्या है। लेम्डा म्यू थ्योरम को समझने के लिए, क्योंकि इसके सवाल जब आते हैं तो लेम्डा म्यू थ्योरम अगर याद है, उसका प्रोसेस पता है, तो सवाल करने में दिक्कत नहीं आती। लेम्डा म्यू थ्योरम के लिए सिस्टम क्या है, देखिए एक फोर्स इस डायरेक्शन में है जिसको मैं लेम्डा डॉट ओ ए के नाम से दे रहा हूं। आप इसे याद रखेंगे, ओ से ए की तरफ, ठीक है, इसको मैं ए मान रहा हूं। अब एक फोर्स में इधर ले रहा हूं जिसको मैं इसको बी ले लेता हूं, और ये कहलाएगा म्यू डॉट ओ बी, ठीक है। अब इस ए और बी को आप मिला दीजिए, और उस केस में यहां से इस ए बी पर एक पॉइंट सी ऐसा होगा कि यहाँ लेम्डा और ये म्यू रेशो में होगा, और ये ओ सी जो है ना, ये ओ सी डायरेक्शन में जो परिणामी फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो कितना होगा, लेम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी, ये इसका ओ सी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या बना, रिजल्ट ये बना कि लेम्डा डॉट ओ ए प्लस म्यू डॉट ओ बी इक्वल टू लेम्डा प्लस म्यू, जो कि रिजल्टेट है इन दोनों का, म्यू डॉट ओ सी। ये आपके लेम्डा म्यू थ्योरम है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वायर लेम्डा डॉट सी ए इक्वल टू म्यू डॉट सी बी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये इसी का स्पेशल जो है ध्यान रखने वाली बात। अब इसमें सवाल तो हम करेंगे, लेकिन इसके पहले एक और खास बात, इसी का अगर स्पेशल केस लिया जाए वो क्या है आप समझे। अगर इसमें लेम्डा इक्वल टू म्यू हो जाए तो देखिए आप, इसमें ये लेम्डा और म्यू सब कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू 2 डॉट ओ सी। कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है देख लीजिए, ठीक है। यही इसके अंदर स्पेशल केस है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं अब इसके अंदर इससे जुड़े कुछ स्पेशल सवाल है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उन सवालों की तरफ बढ़ रहा हूं। अब हमें यहाँ पर सबसे पहला काम ये करना है कि लेम्डा और म्यू का रेशो निकालना है, ठीक है। तो लेम्डा अपॉन म्यू के रेशो के लिए हम एक काम करें, सबसे पहले इसमें बी डी अपॉन सी डी निकाल लेते हैं। तो बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बी डी अगर निकाले हैं तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये एंगल दे रखा है, देखो बी डी आधार है, तो यहाँ पर ये बनेगा कोस बी इक्वल टू आधार बी डी अपॉन कर्ण यानी कि ए बी, ठीक है। तो ये बी डी इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया ए बी कोस बी, ठीक है। और सी डी निकालेंगे ऐसे ही, तो सी डी इक्वल टू आ जाएगा आपके, जैसे ये भी है ना, वो ऐसे आ जाएगा ए सी सेक सी, ये बन जाएगा। तो उस केस में अपन बी डी की जगह रख देते हैं क्या, ए बी कोस बी अपॉन ए सी सेक सी, ठीक है। तो अब यहां देखिए ये कैसे इसको सेट करना पड़ेगा अपने को। तो ये सेट कैसे होगा, ये हो जाएगा
हम इसको ले लेते हैं साइन सी, साइन क्या, सेक है ना, सेक सी अपॉन ए सी अपॉन सेक बी अपॉन ए बी। देख लीजिए क्या है, वापस ऐसा बन रहा है क्या, भले आप करके देख लो अलग से कि सेक सी अपॉन ए सी इंटू ए बी अपॉन सेक बी। तो ये वापस सेट हो रहा है क्या, ए बी कोस बी और ये अपॉन में हो जाएगा ए सी सेक सी बन रहा। देख लीजिए मैंने इसको जमा दिया है। तो अब यहां पर सीधा सीधा आपके देखो लेमड़ा, तो इसी को आगे लिख दो लेमड़ा अपॉन म्यू। ठीक है, तो देख लीजिए म्यू तो हो गया आपके पास में ये, और यानी कि लेमड़ा हो गया आपके पास में सेक सी अपॉन ए सी, और म्यू हो जाएगा आपके पास में सेक बी अपॉन ए बी। बस अब आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। करना क्या, अपने को फाइनल जो निकालना रिजल्ट, तो वो क्या बन जाएगा, लेमड़ा प्लस म्यू इंटू ओ सी करते हैं। तो लेमड़ा यानी कि सेक सी अपॉन ए सी प्लस सेक बी अपॉन ए बी, और बाहर कौन था आपने, ए डी। अब यहां सेट कर लीजिए। तो ये क्या बन रहा है, देखो सेक सी ए सी पढ़ रहने दो, और ए डी साथ में ले लो आप, ए डी अपॉन ए सी, और यहां पर भी सेक बी ए सी रहने दो, और ए डी अपॉन ए बी। तो देख लीजिए ये आपके सेक सी और ए डी अपॉन ए सी क्या बन रहा, ये साइन सी बन रहा है, और ये सेक बी तो ये बन रहा आपके साइन बी। तो देख लीजिए ये क्या बन गया आपके टेन सी प्लस टेन बी। यही तो रिक्वायर्ड आंसर है जो आपके इस ए डी के एलोंग होगा। लेमड़ा म्यू थ्योरम का ही एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चतुर्भुज है, सपोज मैं बना देता हूँ डायग्राम। जैसे चतुर्भुज कोई भी हो, स्क्वायर हो, वर्ग हो, इसमें सब कुछ भी नहीं कहा इसने। आप भले इसे चतुर्भुज में समकोण मान ले, कुछ भी मान ले। अब इसमें क्या है कि जैसे ये जो कह रहा है, जैसा देखो ए बी सी डी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसमें ए बी के एलोंग तो फोर्स काम कर रहा है अल्फा डॉट ए बी, बी सी के एलोंग कर रहा है, बी सी के एलोंग बीटा डॉट सी बी। देखिए मिस्टेक नहीं हो जाए डायरेक्शन की, बीटा डॉट सी बी, ठीक है। अब अगला का सी डी, सी डी के अलोंग गामा डॉट सी डी काम कर रहा है, और ए डी के अलोंग ये ए डी के लिए ये डेल्टा डॉट ए डी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा। मैं एक काम करता हूं, यहां पर इसको इससे मिला लेता हूं, और दोनों डायगोनल को इसको भी मिला लेता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं इस पॉइंट को ई नाम दे देता हूं, ठीक है। वैसे यहां पर क्या है कि मुझे ई और एफ अलग अलग दो पार्ट में मानना चाहिए था, लेकिन मैं एक ही मान रहा हूं क्योंकि जो पार्टिकल है वो इन बलों के अंतर्गत इक्विलिब्रियम में है। तो उस केस में आप देखिए हमारे पास जो थ्योरम है लेमड़ा म्यू थ्योरम, लेमड़ा म्यू थ्योरम को पहले मैं इस पूरे वाले पोर्शन में अप्लाई कर रहा हूं, और इस पूरे वाले पोर्शन में अप्लाई करने के लिए लेमड़ा म्यू थ्योरम के दो पार्ट है। एक तो होता है लेमड़ा डॉट ओ ए प्लस म्यू डॉट ओ बी इक्वल टू लेमड़ा प्लस म्यू ओ सी, और वायर करके, और यहां होता है क्या लेमड़ा डॉट सी ए इक्वल टू म्यू डॉट सी बी। ये अपन जानते हैं, ठीक है, डायग्राम के हिसाब से। तो सेम ये दोनों पार्ट इसी के हैं। मैं इसमें इसको यूज ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सेकेंड पार्ट को यूज कर रहा हूं। अब उसको कैसे यूज करूं, पहले मैं इस ट्राइंगल में यूज करूं,
तो इसमें आप पूरा सिस्टम वो वाला देख लीजिए, ये जो होता है ना इस तरीके से, लेमड़ा डॉट ओ ए, म्यू डॉट ओ बी, और ये आपके यहाँ सी, ये ए, ये बी, ये लेमड़ा और ये म्यू होता है। तो ये वाला पोर्शन आप यहाँ देख लीजिए, लेमड़ा सी ए, म्यू डॉट सी बी। मैं इस पोर्शन को यहाँ यूज कर रहा हूँ। अगर ये एल्फा ए बी है तो यहाँ पर ये एल्फा और ये डेल्टा बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या बनेगा, एल्फा तो लिखा ही नहीं मैंने, एल्फा। तो मैं सेकेंड वाली कंडीशन यूज करूं तो इसके लिए क्या बनेगा आपके, एल्फा डॉट ई बी इक्वल टू डेल्टा डॉट ई डी। तो मैं इससे ई बी अपॉन ई डी निकाल लेता हूं, तो डेल्टा अपॉन एल्फा। सेम यही काम मैं उस सेकेंड वाले ट्राइंगल से करता हूं, ये वाला पोर्शन पूरा इस डायगोनल के ऊपर वाला। तो इसमें क्या है, ये बीटा है तो इस अल्फा की जगह ये बीटा माना जाएगा, और ये गामा है तो डेल्टा की जगह की बार में गामा ले लेता हूं। तो उस कंडीशन में सेम ये क्या बन जाएगा, ई बी डॉट, मतलब इसके साथ में बीटा आ जाएगा इक्वल टू, और उधर गामा डॉट ई डी। तो ये क्या बन गया देखिए, ई बी अपॉन ई डी इक्वल टू गामा अपॉन बीटा। मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल कर दूं तो देखिए ये क्या बन गया आपके, डेल्टा अपॉन एल्फा इक्वल टू गामा अपॉन बीटा। तो जो रिजल्ट आया क्या आया, एल्फा गामा इक्वल टू बीटा डेल्टा, जो कि रिजल्ट आपको आंसर में पूछा गया है। यह कह रहा है कि कोई एक कण है P जिस पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं, म्यू पी ए, म्यू पी बी और म्यू पी जी, जिसमें एक ट्रायंगल बन रहा है त्रिभुज, और उस ट्रायंगल का जो केंद्रक है वो सेंट्रोइड जिसको अपन कहते हैं जी है। हम इसको डायग्राम में सेट कर लेते हैं। देखिए ये आपका जो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी और सी, और हम क्योंकि केंद्रक की बात कर रहा है तो मैं इस पर इसका मध्य बिंदु बी सी का डी ले लेता हूं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो 3 बल है वो एक तो पी से, जैसे ये आपका पी पॉइंट है तो यहां से ये एक फोर्स तो यहां काम कर रहा, वो कौन सा, म्यू पी ए। दूसरा फोर्स काम कर रहा है आपके पी बी पर, ये वाला, तो ये बन जाएगा म्यू म्यू पी बी, ठीक है। और एक फोर्स काम कर रहा है सी पर, वो है म्यू पी सी, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं पूरा, खाली म्यू रहने देता हूं समझने के लिए, ये सब पूरा ही से हमारा आंसर सही मिल जाए और डायग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं हो, इसके लिए मैंने हटा दी। बाकी ये म्यू पी ए, म्यू पी बी और म्यू पी सी है, और ये एडी इसकी माध्यिका है, मीडियन, जहां मैं इसका केंद्रक त्रिभुज का जी लिख रहा हूं। अब मैं इस जी को इससे मिला रहा हूं, ठीक है। अब इस पी जी को छोड़ दीजिए आप, यहां आप देखिए हमारे पास में जो सिस्टम दे रखा है, हम एक काम करते हैं, म्यू ये दोनों ले लेते हैं, एक तो पी बी और पी सी ले लेते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या बनेगा, म्यू पी बी प्लस म्यू पी सी इक्वल टू 2 म्यू, और ये क्या बन जाएगा आपके, यहां एक है ना, मैं इसको इस डी पर ले लेता हूं नया, ठीक है। मैंने ये ले लिया पी बी और पी सी का, तो उस कंडीशन में ये पी डी वाला जो क्या बनेगा, 2 म्यू पी डी बन जाएगा, एक नया और डाल दिया। अब मैं इस पी डी वाले को, इस पी डी वाले को, ठीक है, और इस पी ए वाले को लेता हूं मैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में म्यू पी ए, देखिए कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बिल्कुल सवाल हो गया है, क्योंकि देखना कि बहुत भारी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये यहाँ 2 म्यू
पी डी कर लेता हूं तो देखिए ये 3 म्यू और ये क्या बन जाएगा पी जी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसने जो पूछा था वो रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अगर अपन इन तीनों को प्लस करें तो ये बन जाएगा, देखिए म्यू मतलब इसको तो म्यू पी ए प्लस म्यू पी बी प्लस म्यू पी सी और प्लस 2 म्यू पी डी इक्वल टू उधर क्या बन गया आपके 2 म्यू पी डी प्लस 3 म्यू पी जी। ठीक है, देख लीजिए क्या आया रिजल्ट। ये रिजल्ट आपके आ गया म्यू पी ए प्लस म्यू पी बी प्लस म्यू पी सी इक्वल टू 3 म्यू और ये पी जी। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ये इसका जी जो है वो क्या है, केंद्रक है, और हमारा रिजल्ट आ रहा है 3 म्यू पी जी, करेक्ट आंसर। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि ओ ए डायरेक्शन में ओ ए टेन ए और ओ बी डायरेक्शन में ओ बी टेन बी दो फोर्स काम कर रहे हैं और एक ट्राइंगल ओ ए बी बना रखा है। तो ये कह रहा है कि उसका रिजल्टेट क्या होगा जो कि ओ से ए बी पर लंब दिशा में है। हम एक काम करें, डायरेक्ट इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये एक काम करें, ओ से ए हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके बी। मैं यहाँ से इस प्रकार से ट्रायंगल बना लेता हूँ और अब ये जो कह रहा है ओ ए डायरेक्शन में, तो ओ ए टेन ए, तो ये तो हो जाएगा ओ ए टेन ए और ये बन जाएगा ओ बी टेन बी। ठीक है, और यहाँ कह रहा है कि ये इस तरीके से ये कह रहा है कि यहाँ पर ए ओ से ए बी पर लंब दिशा में इसका रिजल्टेट है। इसका मतलब मैं इसको डी ले लेता हूँ और ये परपेंडिकुलर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें काम करूँ, पहले मैं टेन ए निकाल लेता हूँ। तो टेन ए क्या हो जाएगा ओ डी अपॉन डी ए, और टेन बी निकाल लेता हूं मैं। टेन बी इक्वल टू हो जाएगा ओ डी अपॉन डी बी। ठीक है, अब इसमें दोनों को मैं डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करते ही ये क्या बन जाएगा टेन ए अपॉन टेन बी। तो ये क्या बन गया देखो आप, डी बी है ना, ये अपॉन ये चल रहा है तो डी बी ऊपर आ जाएगा, ये डी बी और डी ए। तो फाइनली मैं इसके ले लेता हूं टेन ए डी ए और इक्वल टू टेन बी और ये डी बी हो जाएगा। अब यहां अगर देखो तो ये एक तरह से लेमड़ा डी ए म्यू डी बी बन जाएगा। तो यहाँ क्लियर दिख रहा है आपको कि लेमड़ा म्यू थ्योरम इसमें अप्लाई हो रही है। तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसमें लेमड़ा इक्वल टू ले लेता हूं टेन ए और म्यू ले लेता हूं टेन बी। तो उस केस में जिन दो फोर्स की बात ये कर रहा था वो बन जाएंगे आपके ओ ए टेन ए प्लस ओ बी टेन बी। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा जो लेमड़ा म्यू थ्योरम की अपन बात कर रहे हैं ना, लेमड़ा म्यू थ्योरम। तो उस थ्योरम से ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपके लेमड़ा प्लस म्यू। तो ये टेन ए और प्लस टेन बी और ये बाहर क्या हो जाएगा ओ डी डायरेक्शन में। ठीक है ना, डायरेक्शन इसकी ओडी बनेगी क्योंकि रिजल्टेंट जो आ रहा है वो इसके लंबवत डायरेक्शन में आ रहा है। तो उस हिसाब से अब हम इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखो ये क्या बनेगा, टेन ए अपन ने निकाला था क्या ओ डी अपॉन डी ए,
OD अपॉन DA, और प्लस दूसरा हो जाएगा OD अपॉन DB, और ये OD डायरेक्शन में। मैं इस OD को तो बाहर ले लेता हूं और एलसीएम ले लेता हूं, तो देखिए ये DB प्लस DA अपॉन DA, DB बन जाएगा OD डायरेक्शन में। तो देखिए ये OD, ठीक है, ये सब वेक्टर के ऊपर वेक्टर लगा देना आप इनके ऊपर, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, DA प्लस DB क्या बन जाएगा, AB, ठीक है, भले भी लिख दो। तो ये AB अपॉन DA और नीचे हो जाएगा DB, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके OD डायरेक्शन में। आप इसमें क्या करो कि AB ले लो बाहर, तो ये AB तो हो जाएगा बाहर, और ये बनेगा OD अपॉन DA और OD अपॉन DB। तो देख लीजिए ये फाइनली क्या रिजल्ट आया, AB 10A 10B, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये आंसर होगा। यहां ये बोल रहा कि 3 फोर्स है जो P से जा रहे हैं, और वो PA, PB और PC है, और ऐसे ही 3 अदर फोर्स है AQ, BQ, CQ, ये Q से बाहर जा रहे हैं। तो उस केस में इसका रिजल्टेंट क्या होगा। वैसे ये क्वेश्चन RPC फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ है, और क्वेश्चन कितना ऐसे देखते ही आंसर मिल रहा है, फिर भी मैं आपको इसका पूरा तरीके से बता रहा हूं। देखिए हम एक काम करें, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम क्या बनेगा इसका, जैसा बता रहा वैसा ले लेते हैं। ये PQ, अब यहां एक काम करता हूं, मैं 3 पॉइंट लेता हूं, P मतलब A, B और C। अब यहां से इस PA, ठीक है, PB और ये PC, ठीक है, PA कह रहा तो ये PA, PB और PC, ठीक है। ऐसे ही AQ, तो ये AQ, BQ, ये BQ और ये CQ, इस तरीके से ये बन रहा है। तो यहां सीधा सीधा आपको कह रहा कि 6 बल है, इन 6 बलों का रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ नहीं करना आपको। इसमें आप ट्रायंगल नियम लगा सकते हो। तो मैं एक काम करता हूं, देखो मैं इन दोनों को लेता हूं, तो ये बनेगा PA प्लस AQ प्लस, फिर मैं इसे और इसे ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा PB प्लस BQ, और फिर लास्ट में ये C वाला बच रहा, मैं इसे ले लेता हूं, तो प्लस ये बन जाएगा PC प्लस CQ, ठीक है। कुल मिला के इन सबका रिजल्टेंट तो सबको प्लस कर दो। तो देखिए आप, ये जो पहला पार्ट आ रहा है ये क्या बन रहा है आपके PA प्लस AQ, तो ये PA प्लस AQ इक्वल टू PQ, रिजल्टेंट त्रिभुज नियम। तो ये क्या बन गया आपके PQ। इन दोनों को लो तो ये भी PQ, और लास्ट वाले तीनों को लो तो ये भी PQ। तो फाइनली क्या आंसर आया, 3PQ इसका रिजल्टेंट आंसर होगा। वैसे यही क्लियर दिख रहा था कि ये PA प्लस AQ PQ, PB प्लस BQ B, तो ये PQ, और PC प्लस CQ, तो ये बन रहा था PQ। तो 3 बार PQ 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 आ रहा था, ये 3PQ इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बलों के संतुलन की तरफ। मैकेनिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि बल त्रिभुज नियम, लैम्ब्डा म्यू थ्योरम और लामी थ्योरम, इन पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस है मैंने उसमें लिया है। एक क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ आपको 4 सेट दे रखे हैं, और ये है बलों के, यानी 10 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन का एक बल है, और 4√2, 3√5 और 7√3, ये एक सेट है। ऐसे ही है 2 तीसरा और चौथा सेट है, ठीक है। तीनों बल एक साथ किसी एक कण पर लग रहे हैं, यहाँ पर तीनों बल एक कण पर लग रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों बल एक कण पर लग रहे हैं, और यहाँ पर भी एक कण पर लग रहे हैं। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक सेट ऐसा है जो
कण को संतुलन में बनाए रखेगा, या यूं कह सकते हैं कि बल संतुलन में है। तो संतुलन में होने के लिए कंडीशन क्या है? देखिए यहां जो मेन बात है, हम एक एक को चेक कर लेते हैं। यहां 10 4 5 तो सीधा सीधा सिस्टम है इसके अंदर कि दो बलों को अगर जोड़े, जैसे 10 + 4 = 14, ठीक है, जो तीसरे बल से कम है, ठीक है ना, यानी कि <5। हमारी बात यही खत्म हो गई। यानी ये जो सेट है, पहला वाला ही सेट, ये बल संतुलन में नहीं है। यानी कि इन्हीं दो बलों को अगर प्लस किया जाए तो तीसरे बल से ज्यादा होना चाहिए। ये ठीक वैसा ही है, किसी त्रिभुज में 3 भुजाओं के त्रिभुज शो करने का जो शर्त है ना, कि दो भुजाओं को अगर अपन जोड़े तो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, a + b > c हो, या b + c > a हो, या a + c > b हो, तो उस केस में ये a, b और c एक त्रिभुज को डिनोट करेगी। तो यही नियम यहां लग रहा है। इसका मतलब ये वाला जो है, ये इसमें त्रिभुज अपने बलों के संतुलन को व्यक्त नहीं करेगा। अगर हम इसमें देखें तो देखिए, जैसे 4 और 3 7, और ये 7 आ रहा है, लेकिन यहाँ √2 का मतलब 1.414, और इसकी वैल्यू भी कोई 2 पॉइंट तो ज्यादा ही हो रहा है। तो ये वाला जो है आपके संतुलन में होगा। आपको मैं बता देता हूं, संतुलन यानी में है, और ये वाला भी संतुलन में है, और ये वाला भी संतुलन में है। यानी दो बलों को अगर जोड़े तो वो तीसरे से अधिक आना चाहिए। तो इसलिए पहला वाला सेट करेक्ट है, यानी ये संतुलन में नहीं है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये कह रहा है कि 3 समान बल है, ठीक है, और ये तीनों समान बल P, P और P, और इनके बीच का एंगल ये कह रहा है कि 160 डिग्री, 120 डिग्री और 80 डिग्री है। तो क्या ये बल संतुलन में, इक्विलिब्रियम में होंगे? तो इसमें एक सिस्टम है कि हम इसमें सभी कोई काम करें, 180 में से माइनस कर लेते हैं, 180 - 120, 160 माइनस 60 क्या 180 - 160, इनसे देख लीजिए क्या आ रहा। तो यहाँ बैठेगा आपके कितना 100 डिग्री, यहाँ बैठेगा कितना 60 डिग्री, और यहाँ बैठेगा कितना 20 डिग्री। इन तीनों से आपके एक समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा, और इसलिए ये नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। यानी अगर समबाहु त्रिभुज बनेगा तभी जाकर के वो इक्विलिब्रियम माने जाएंगे, अगर इन कोण पर है तो, इसलिए ये संतुलन में नहीं होंगे। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 3 समान बल है, ये कह रहा है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा जबकि ये इक्विलिब्रियम में है, किसी एक कण पर अप्लाई हो रहे हैं। यानी यूं कहें कि जो कण है उस पर इस तरीके से अप्लाई हो रहे हैं, तो आपके इसमें P, P और P मान लेते हैं। अब इनके बीच का एंगल अगर अल्फा, बीटा और गामा मान लें, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपके लामी थ्योरम अप्लाई हो रही है, लामी थ्योरम। और लामी थ्योरम वैसे आप जानते होंगे, नहीं तो सीधा सीधा लामी थ्योरम का अर्थ क्या है कि आपके जब किसी एक पार्टिकल पर 3 फोर्स अगर काम कर रहे हैं, P, Q और R, P, Q और R के बीच का एंगल अगर मान लो अल्फा है, ठीक है, और अगर इनके बीच का जैसे Q है तो Q के बीच का इसका अगर बीटा है, ये सब गिवन होंगे, और ये अगर गामा है, इन्हीं दो बलों के एंगल दे रखे हैं इनके बीच के, तो उस केस में लामी थ्योरम कहती है
कि P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। ये इसमें रूल से अप्लाई होता, तो हम सेम चीज यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू P अपॉन साइन बीटा इक्वल टू P अपॉन साइन गामा। इट मीन्स सीधा सीधा मीन निकल रहा है कि साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा इक्वल टू साइन गामा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। अब आपको ये पता होगा कि सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 360। तो आप देख लो कि अल्फा बीटा गामा तीनों कितने कितने होंगे, 120 डिग्री के। ये आपके लामी थ्योरम का मीन्स है। यह जो क्वेश्चन कह रहा है पूरा एकदम लामी थ्योरम बेस्ड है। ये कह रहा है कि एक कोई पार्टिकल है और उस पर 3 बल कार्यरत है, बल F, T और 10 kg। डायग्राम आपके सामने दिया होगा जो मैं आपको बना देता हूं। जैसे कोई एक रुक्ष दीवार है और इस दीवार पर यहाँ इस तरीके से कोई एक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका भार आपके 10 kg है और दीवार के सारे इस प्रकार से लगा हुआ है। तनाव T है, ये बल F है और ये दे रखा है आपके 30 डिग्री एंगल। अब ये पूछ रहा है कि आपके F क्या होगा, हम T भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप लामी थ्योरम लगाओ ना, तो इसके लिए क्या होगा, तीनों फोर्स दे रखे हैं। तो देखो T अपॉन साइन और 10 अपॉन साइन और F अपॉन साइन। अब हम इसमें इनके एंगल ले लेते हैं। तो आप देख लीजिए, अगर एक एक ले लो, T की बात करो तो T के लिए इसके सामने वाला ये एंगल होगा, तो ये तो हो जाएगा कितना आपके 90 डिग्री। 10 की बात करें तो 10 के लिए ये एंगल होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 30 माइनस कर लो तो ये कितना बच रहा, 150। तो ये 150 हो जाएगा। अब इसमें F की बात करें तो ये F है, F के लिए 90 प्लस 30 हो जाएगा, 90 प्लस 30। तो ये तो बन गया देखो आपके कितना, T अपॉन 1, 10 अपॉन साइन 150। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 या 180 माइनस 30 कर दो ना, तो ये क्या बन जाएगा, साइन 30। तो मैं इसे साइन 30 कर दूं। और इधर F की बात करें तो F में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस 30 बस। तो आप देखो इसकी जरूरत है ही नहीं क्योंकि इसने फोर्स ही पूछा है। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1 अपॉन 2 और F अपॉन √3/2। तो ये 2 से 2 तो यही उड़ा दो, तो ये आपके क्या F कितना आ गया, ये 10√3। तो ये ऐसे अपन लामी थ्योरम को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। लामी थ्योरम में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जो फोर्स आप ले रहे हैं, जैसे मान लो T लिया तो T के सामने वाले बाकी 2 बचे हुए फोर्स है उनके बीच का एंगल लेंगे। मैंने यही काम किया है। अगर फोर्स F लिया तो देखो मैंने 90 प्लस 30 लिया था यहाँ पे, ये फोर्स F के लिए। ये आपको फोर्स को एंगल कौन सा लेना है वो आपको लामी थ्योरम में समझ लेना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि P, Q और R 3 फोर्स है वो इक्विलिब्रियम है और P जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है जो 12 kg गिवन है, और Q आपके नॉर्थ में है और R है आपके वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों को फाइंड करना है। सीधा सीधा आप देखो डायग्राम बना लीजिए जो आपकी जानकारी में है उसके बेस पे। देखिए ये हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ और ये वेस्ट और साउथ। तो ये इधर तो हो गया आपके P, इधर हो गया आपके Q और R जो होगा आपके इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो उस केस में आपके साफ साफ दे रखा, देखो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो है R वाला ये वेस्ट साउथ में है, यानी कि
45 हो गया, हमारा काम हो गया। तो अब अपन एक एक में लामी थ्योरम लगा लेते हैं, बाय लामी थ्योरम। तो देखो ये बन जाएगा P अपॉन क्या बनेगा, P के लिए जो आएगा वो आपके Q और R एंगल के बीच का एंगल होगा, तो 90 डिग्री प्लस 45 लगेगा, तो ये साइन 90 प्लस 45 हो जाएगा। फिर Q की बात करें तो Q जो एंगल ऊपर है, तो Q के लिए भी आप देखो 90 प्लस 45, तो ये भी आपके 90 प्लस 45 हो जाएगा। और अब R की बात करें तो R के लिए तो साफ साफ दे रखा है 90 डिग्री, है ना। देखो R के लिए P और Q के बीच का एंगल 90 डिग्री आ रहा है बस। तो ये बन जाएगा देखो आपके P अपॉन साइन, साइन क्या कोस 45, और Q अपॉन ये भी आपके हो जाएगा कोस 45, और R अपॉन 1, तो ये क्या बना P अपॉन 1 अपॉन रूट 2 और Q अपॉन 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू R अपॉन 1। अब आपके P दे रखा कितना 12, तो आप इसमें यूज कर लें, क्या बन जाएगा ये P और Q आपके P अगर 12 है तो Q भी आपके कितना हो जाएगा 12 kg। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज ABCD है और उस ABCD के विकर्णों की तरफ दो बल P और Q कार्यरत है, ठीक है, और उसके एक जो भुजा है वो आपकी क्षैतिज है और वो एक कोण उसमें 120 डिग्री है। तो उस कंडीशन में ये कह रहा है कि P स्क्वायर इक्वल टू लेमडा Q स्क्वायर, तो आपको बताना है कि लेमडा की वैल्यू क्या होगी। देखिए अपन डायग्राम बना लेते हैं इसके अंदर, जैसा इसे ये समचतुर्भुज पूछ रहा है तो ये बन जाएगा, ये आपका समचतुर्भुज और रोम्बस बोलते हैं ना इसको। अब इसमें इसके जो विकर्ण है ये इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। एक एंगल ये पूरा का पूरा कितना है 120, ठीक है, ये 120 है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका भार मान लिया जाए अगर W है, हालांकि इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है लेकिन सस्पेंड किया गया है, तो लिखना पड़ेगा, मैं इसे ABCD नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये इसका है केंद्र। अब इसमें देखना यहाँ जो सिस्टम बन रहा है उसके हिसाब से आपके, क्योंकि रोम्बस है, ठीक है ना, तो ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, ठीक है। और उस केस में ये जो कह रहा है कि ये वाला बल P है और ये वाला बल Q है, ठीक है, तो अब अपन आराम से कर सकते हैं। मान लो ये है इस पर, तो इसको R ले लेते हैं। अब इसमें सिस्टम तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये वाले एंगल कितने कितने होंगे, देखिए ये तो हो जाएगा आपके कितना, क्योंकि ये 120 है तो ये कितना होगा 60, 60 मतलब ये बन जाएगा 30, ये 30, तो ये वाला बन जाएगा 60, ठीक है ना। एंगल तो सुना ही था। अब अपन सेट कर लेते हैं। यहां देखिए P अपॉन और Q अपॉन और R अपॉन, बल त्रिभुज नियम में अप्लाई कर रहा हूं इसमें। तो P आपका ये है, तो P के लिए मैं इसमें भुजा वाला नियम लागू करूं तो ये बन जाएगा P अपॉन OC, और Q बात करें तो Q अपॉन OD, और R के लिए हो जाएगा DC। अब यहाँ देखिए क्योंकि P और Q का रिलेशन है तो मैं इससे P अपॉन Q करके और क्या बन जाएगा OC अपॉन OD कर लेता हूं। अब इसमें OC अपॉन OD क्या है देख लो आप, OC अपॉन OD यानी कि ये tan 60 बराबर OC अपॉन OD हो रहा है, तो ये बन जाएगा क्या tan 60, तो ये P इक्वल टू √3 होता है इसकी वैल्यू, तो ये √3Q, तो ये P स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 3Q स्क्वायर, दिस इज लेमडा इक्वल टू 3, ये इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें इसने कहा है
कि एक 65 किलोग्राम भार है और उसको इसने T1 और T2 तनाव वाली दो हल्की डोरियों जिनकी लंबाइयां 5 मीटर और 12 मीटर है उससे लटका रखा है। और ये दोनों डोरियां जो है जिसके तनाव T1 T2 है ये एक खूंटी पर जो एक क्षैतिज डोरी है उससे बंधी हुई है। एक खूंटी ये और दूसरी वाली ये, ठीक है। इनके बीच में ये इसको अगर अपन ए और बी मान ले तो ये दे रखा है यहाँ पे कितना 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, कुछ भी ले लो 13 मीटर। अब इसमें क्या है कि ये इस तरीके से दे रखा है और एक भार यहाँ पर आपके कितना 65 kg का इस पर सस्पेंडेड है। अब ये कह रहा है कि ये 13 है और ये पूछ रहा है कि तनाव T1 और तनाव T2 इन डोरियों में कितना होगा ये पूछ रहा है। और यहाँ इसने ए इसको अगर अपन सी माने तो ये AC तो है 5 मीटर और ये BC है 12 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब हमें ये तनाव निकाला तो हम इसमें लामी थ्योरम यूज करेंगे और इसके लिए सबसे बड़ी बात की जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है जिसमें हमें जाना पड़ेगा। ये कह रहा है कि 5, 12 और 13 जो कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज को बताएगी, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उस केस में ये आपके 90 डिग्री होगा। अब मैं इसको आगे तक बढ़ा दूं सीधा, ये 90 डिग्री अगर मैं इसे थीटा मान लूं तो पक्की बात ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इस तीनों के बेस पे अपन हमारे को तनाव T1, T2 और 65 डिग्री के बेस पर हमें इसमें लेना होगा। तो अब देखिए लामी थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं अपन तीनों के लिए। तो बाय लामीज थ्योरम तनाव T1 अपॉन साइन इक्वल टू तनाव T2 अपॉन साइन और इक्वल टू 65 अपॉन साइन। मैंने एंगल छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो अब इसमें एंगल T1 की बात करें हम तो देखो T1 के लिए कौन सा एंगल लिया जाएगा, ये वाला, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा कर लेता हूं मैं। ऐसे ही T2 की बात करें तो T2 के लिए बन जाएगा ये वाला, कितना हो जाएगा T2 के लिए, देखो दोनों के बीच का ये वाला एंगल होगा तो ये बन जाएगा आपके 90 माइनस थीटा। और 65 की बात करें तो ये तो हो जाएगा 90, ये हमारा काम हो गया बस। तो ये बन जाएगा T1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू T2 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू 65 अपॉन 1। तो इससे आपके T1 कितना आ गया, T1 आ गया 65 साइन थीटा और ये T2 आ गया 65 कोस थीटा। अब साइन और कोस निकालना है तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा आप देख लो ये थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब, तो ये साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण और ये कोस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। ये वैल्यू इसमें पुट कर लो तो ये 65 इंटू साइन थीटा यानी कि 12 अपॉन 30, 13×5 यानी कि 60 kg। और ये इसमें रखोगे तो कितना रहा 13×5 और चल लिख लेता हूं मैं 5/13 तो ये 25 kg। तो दोनों ही डोरियों के तनाव आपके पास में T1 और T2 कितना आया 60 और 25। यहां जो कंडीशन दे रखी है, यहाँ दो कंडीशन में ये कह रहा है कि पहली कंडीशन में W भार का एक पिंड है वो चिकने नत तल पर क्षैतिज बल P से रुका हुआ है। हम पहले इस कंडीशन में इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे आप नत तल बनाते हैं तो ये आपका नत तल हो जाएगा इंक्लिन्ड प्लेन, जिसको मैं अगर अल्फा नाम दे दूं, एंगल मान लो इसका जो एंगल है इंक्लिन्ड। अब इसमें क्या है कि इस पर एक कोई भार जो है वो W वाला ऐसे लटका हुआ है, यहाँ कोई भार पड़ा हुआ है और इसे क्षैतिज बल P से रोका है। तो उस केस में यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होगी वो आपके बन जाएगी R। अब ये अगर एल्फा है तो आप देखिए कि इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये भी क्या बन जाएगा अल्फा। अब हमारे को क्या करना, P, R और W के लिए एंगल चाहिए लामी थ्योरम के हिसाब से। तो P के लिए तो आपका ये वाला एंगल बनेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये कितना बन जाएगा आपके एंगल, क्योंकि ये अल्फा है ध्यान रखना,
ठीक है। तो उस कंडीशन में P के लिए अपन पहली कंडीशन में निकालते हैं, तो देखो P अपॉन साइन और दूसरा बार W अपॉन साइन और तीसरा बार और जो प्रतिक्रिया R है वो साइन। अब इसके लिए एंगल पहले अपन एक एक पकड़ लो। जैसे अगर अपन प्रतिक्रिया R की बात करें तो R के लिए तो साफ साफ दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो लो ये तो मैं पहले लिख लेता हूं। ठीक है। अब यहाँ W साइन अल्फा, तो W के लिए बन रहा है π/2 प्लस अल्फा। W कौन सा ये है, तो W के लिए यहां से यहां तक 90 प्लस अल्फा। ठीक है। और ऐसे ही अगर P की बात करें तो P के लिए क्या बन जाएगा, पाई माइनस अल्फा। ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या बना देखो, P अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू W अपॉन कोस अल्फा इक्वल टू R अपॉन 1। तो हमें प्रतिक्रिया R से यहाँ काम नहीं है, हमें P और W से काम है, तो अपन इसमें ये रिजल्ट निकाल लेते हैं। इससे क्या बन जाएगा, फाइनली P कोस अल्फा इक्वल टू W साइन अल्फा। एक रिजल्ट आ गया है। अब अपन ये हमारा पहला काम हो गया। अब अपन दूसरा काम करते हैं। तो दूसरे काम के लिए ये तो अपन ने फर्स्ट से लिया। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि यही भार जो W है अगर समतल के समांतर बल Q द्वारा रोका जा सके, तो यहां देखिए डायग्राम क्या बन जाएगा, थोड़ा सा चेंजेस, वही अल्फा है इसमें। ठीक है। और भार तो आपका W वाला जो है यही। ठीक है। लंबवत प्रतिक्रिया अपन जानते हैं, नाम दे देते हैं चलो S। और अब की बार जो पार्टिकल है, जो पिंड है, ये समतल के इस अनतल के समांतर ऊपर की तरफ है, ऐसे क्यों। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसी को बल्कि थोड़ा ऊपर बता देते हैं। तो उस कंडीशन में अगर, क्योंकि ये अल्फा है, ठीक है, तो आप अगर मान लो इसको इस तरीके से बनाएं तो ये भी आपके अल्फा होगा। तो उस कंडीशन में अब अपने को क्या, इसका कोई काम नहीं है, हमें क्यू डब्ल्यू और एस के लिए ला मेथड प्ले करनी है। तो मैं सबसे पहले क्यू के लिए कर लेता हूं, चलो। तो क्यू अपॉन साइन और दूसरा है अपने W, तो ये W अपॉन साइन और लंबवत प्रतिक्रिया S, तो उसके लिए भी साइन। अब चाहिए एंगल, तो देखो यहां अगर अपन W की बात करें तो W के लिए डायरेक्ट दे रखा, W के लिए एंगल कौन सा काम आएगा, W के लिए आपके ये इसमें, तो W के लिए Q इधर है, तो आप देखो ये सीधा ये 90 डिग्री बन रहा है Q और S के बीच में, तो ये 90 डिग्री। अब Q की बात करें, है ना, तो ये जो Q है, Q के लिए एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके क्या, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है तो सेम कंडीशन ये भी अल्फा होगा, तो ये आपके पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। अब S की बात करें तो S के लिए 90 डायरेक्ट लिख लेता हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा, वैसे S का काम ही नहीं है। तो अब ये बना आपके पास में Q अपॉन साइन अल्फा और W अपॉन 1। तो इससे आपके साइन या यूं कह सकते हैं कि W साइन अल्फा इक्वल टू Q आ गया। अब हमें इसमें समीकरण नंबर इसको और इसको यूज करके और हमें इनका रिजल्ट निकालना है। तो एक काम करो, आप इसमें कोस और साइन है तो इसको तो बदल दो आप कोट में, देखिए तो ये साइन इधर लाएंगे तो ये कोट अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, W अपॉन P। ठीक है। एक तो इससे, दूसरा इससे निकालो कोसेक, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो फॉर्मूले हैं वो अगर याद है तो हम सेट कर सकते हैं, और इससे आप कोसेक अल्फा निकाल लो। ठीक है। तो वो बन जाएगा क्या, W अपॉन P। अब आपको ये बात पता है कि
ठीक है, तो ये आपके क्या बना, 1/q² इक्वल टू 1/p² प्लस 1/w²। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल चेंज। न तो ये लामी थ्योरम पर बेस्ड है और न ही किसी बल त्रिभुज नियम पर। देखिए यहाँ कह रहा है कि 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन के बल किसी एक पार्टिकल पर अप्लाई हो रहे हैं और वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि संतुलन में, साम्य अवस्था में है। तो उस केस में ये कह रहा है कि 5 और 3 न्यूटन का जो फोर्स है इसके बीच का एंगल क्या होगा। यानी हम सीधी सीधी बात करें तो ये इस तरीके से बन रहा है। 3 बल है, आप क्रम से ले लें, 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। ये कह रहा है कि 5 और 3 के बीच का एंगल क्या होगा, जिसको आपको निकालना है। अब यहाँ क्या है, ये ध्यान रखना, अगर एक खास बात, अगर ये तीनों बल की वजह से यहाँ जो पार्टिकल है वो अगर इक्विलिब्रियम में है, तो ध्यान रखना ये तीनों बल एक त्रिभुज की क्रमवार भुजाओं को दर्शाएंगे। 7 न्यूटन, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन। ठीक है, अब ऐसे केस में इसने एंगल 5 और 3 के बीच का पूछा है। तो आपको अगर याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हम याद करते हैं फॉर्मूले, कोस ए, कोस बी और कोस सी। कोस ए इट मीन्स ये होता है b² प्लस c² माइनस a²/2 bc। ठीक है ना, यानी b और c के बीच का एंगल है, ध्यान रखना ये। ऐसे ही कोस b, तो ये a² प्लस c² माइनस b²/2 ac, और यहां हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c²/2 ab। अब इनको अप्लाई करना, मैंने कहा ना कि फॉर्मूला याद होना पहली बात तो जरूरी, अब उसके बाद उस फॉर्मूले को अप्लाई करना वो जरूरी है। तो यहां इसने कहा था कि 5 और 3 न्यूटन के बीच का एंगल, आपको कुछ भी नहीं करना, आप 5 और 3 के बीच का, जैसे मैं तो कोई भी नाम दे दूं ए, यहां इसने 5 और 3 कहा है तो मैं सीधा सीधा इससे 5² प्लस 3² माइनस 7² करके ये 2bc यानी कि 2 × 5 × 3 कर दूं, तो ये हो जाएगा 25, 9, 49 और नीचे बन रहा कितना, 30। तो देखिए ये माइनस का हाफ आ रहा है, इट मीन्स एंगल ए कितना हो गया, 120 डिग्री। अगर वो ये पूछता है कि 5 और 3 की बजाय 7 और 5, तो आप ऐसे 7² प्लस 5² माइनस 3² कर लेते। अगर ये 7 और 3 के बीच का, तो 7 3 पे ले लेते यहाँ पे। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन किस टॉपिक के कर रहे हैं और हमें किस टॉपिक के फॉर्मूलों को इसमें घुसाना पड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए।